इसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका? इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है आपका? डाउट बताइए सर। एक मिनट। और लोग बताओ। ऋषभ बताओ बेटा, ऋषभ, आयुष्मान, आप लोग बताइए बेटा। 22 वाला बता दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। किनका है डाउट? सर आयुष्मान। आयुष्मान बताओ बेटा, 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप, बताइए। Find the expression of universal gas constant R in SI system in terms of the given properties of oxygen gas, pressure, volume, temperature, mass of oxygen. तो ये पता है आपको, एसआई सिस्टम में आर 8.314 होता है। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। इसमें क्या बात करेंगे बताओ? ये लिखवाया है मैंने कि एसआई सिस्टम में जब प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब हो, ऐसा यूनिट में ये आता है। ये साफ साफ शब्दों में मैंने बताया है, और जब मैंने साफ साफ शब्दों में बताया है तो फिर कोई सोचने वाली बात नहीं है। बताइए, और कोई डाउट? बढ़ाते जाइए जल्दी जल्दी। सर 22nd क्वेश्चन में वो अलग यूनिट में दिया है, उसको एसआई में करके बताना है। कितना दिया है ना, बताइए। सर प्रेशर दिया है किलो पास्कल में, वॉल्यूम दिया है एमएल में, टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, और मास ऑफ ऑक्सीजन ग्राम। कितना कितना दिया है तो अमाउंट तो बताइए थोड़ा सा। सर बस इतना ही लिखा है। अच्छा, क्या क्या लिखा है फिर से बताइए। सर प्रेशर इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में के पी ए। किलो पास्कल, ओके। सर वॉल्यूम है वॉल्यूम इक्वल टू वी एमएल। वॉल्यूम इक्वल टू वी एम एल। सर टेम्परेचर दिया है टी डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। सर मास ऑफ ऑक्सीजन डब्ल्यू और यूनिट ग्राम। ये तो सही है, कोई बात ही नहीं। मास ऑफ डब्ल्यू और क्या दिक्कत है? देखो, किलो पास्कल का मतलब हो गया पी इंटू 10⁻³ पास्कल, और एम एल का मतलब हो गया वी एम एल का मतलब हो गया वी इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बदलते ऐसे ही है। और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 0 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, तो डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया? केल्विन हो गया। सर टी डिग्री सेल्सियस। टी डिग्री सेल्सियस, तो टी डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस, और वेट दिया है डब्ल्यू ग्राम, तो भैया मोल हो जाएगा डब्ल्यू बट्टे 32। अब आप इसको यूज करो, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो फिर यहाँ पे पी हो गया आपका पी इंटू 10⁻³ पास्कल, वी इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये डब्ल्यू बट्टे 32 हो जाएगा, ये आर हो गया, और ये 273 प्लस टी हो गया। इसको ऐसे करिए, आर कितना आ जाएगा? पीवी इंटू 10⁻⁹ इंटू 32, नीचे आ जाएगा डब्ल्यू और 273 प्लस टी, ये एक्सप्रेशन आएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। और ये जूल पे आएगा, से इसको आप बदल लिए थे ना सब में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये हो गया था, मीटर क्यूब में ये हो गया था, सबको बदल दिए तो ये आ जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। ये आंसर दिया होगा, ये आंसर दिया है। सर वो 10 की पावर आपने गलत लगा दी है। 10 के पावर -3 होगा, +3 और -6 -3 होता है। अभी दिया है इतना आंसर। यस सर। पीवी इंटू 10⁻³ इंटू 32, नीचे आ जाएगा डब्ल्यू बाई 273 प्लस टी। यस सर। ये आंसर हो जाएगा, तो इसमें क्या दिक्कत है बताओ? एसआई यूनिट में प्रेशर को पास्कल में लिखना है, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिखना है, टेम्परेचर तो केल्विन में होता ही है, और मोल के लिए तो मोल तो एक नंबर है, तो मोल का यूनिट तो होता नहीं है कुछ। ऐसे मोल का यूनिट क्या लोगे आप? कुछ नहीं, मोल एक नंबर है, मोल का यूनिट नहीं होता। ओके, जैसे आप वेट डब्ल्यू ग्राम लिए तो उसका एटॉमिक वेट भी तो ग्राम में ही होगा, ग्राम पर मोल में होता है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो उसका तो कुछ अलग है नहीं। मोल इज यूनिटलेस। मोल क्या होता है? यूनिटलेस होता है। तो आंसर क्या होगा? पीवी इंटू 10⁻³ इंटू 32 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू
इंटू 273 प्लस टी जूल पर मोल पर केल्विन। और बताइए आगे क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताइए इसके बाद के क्वेश्चन बताएं। इसके बाद के क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताओ, बनाए हो तो बताओगे और क्या। इसके बाद के क्वेश्चंस क्या है। सर अभी वो आइडियल गैस इक्वेशन वाला क्वेश्चंस नहीं किए हैं, बाकी सब हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो और लोगों का भी सब हो गया है सब। यस सर, सब बन गया सर सब। मैक्सिमम बच्चों से सब बन गया है। देखो अगर कॉपी सही से पढ़ लोगे तो बन जाता है क्वेश्चन। हमारे कॉपी में इतना लिखवाया रहेगा जिससे कि रेजोनेंस का पूरा क्वेश्चन बनाया जा सके। ये बात एकदम फैक्ट है, तो उतना आपको जरूर आपको करना भी चाहिए। कॉपी सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत भी नहीं। तो हो गया भाई, आगे बढ़े। तो देखो एक चीज़ मैं आपको कहता चल रहा हूँ, देखो आपका जो पेपर होने वाला था, पेपर अगले वीक में शायद होगा। तो अगले वीक में जो पेपर होने वाला है उसमें जो सिलेबस था वो कंप्लीट है आपका। मेरा पोर्शन है वो कंप्लीट है। मेरा पोर्शन कंप्लीट है। आपको पता होगा कि मेरा पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री का है, और फिजिकल केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री और अप टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ रहा था। तो मेरा पूरा पोर्शन कंप्लीट है। अब बात रही तो आगे वाला जो एक पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला मैं आपको 1-2 दिन में क्लास, शायद थर्सडे से शायद आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। SPS सर आपकी क्लास लेंगे वो। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पोर्शन को और आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही फिर से आ जाता हूँ, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आगे मैं पढ़ना शुरू करूँगा। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आगे पढ़ना शुरू करें। बच्चे समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। यस सर। यस सर। तो फिर से हम लोग वहीं पे आ जाइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शुरू करिए। फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आइए, मतलब अपना कॉपी फिर से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का निकालिए। ठीक है, कर लिए। यस सर। तो ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक आपने पूरा क्वेश्चन बना लिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 बना लिया था। आपको एक रेजो सर से यस सर। हाँ, एक चीज मुझे और आपसे कहना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का रेजो सर से आपको मॉड्यूल डाउनलोड होगा। वो मॉड्यूल मुझे किसी दिन आप ग्रुप पे भेज दीजिएगा, मुझे इंडिविजुअल भेज दीजिएगा, तो मैं आपको होमवर्क आसानी से टिक करा पाऊंगा। ठीक है, किसी बच्चे ने डाउनलोड किया है रेजो सर के ऐप से? किसी ने डाउनलोड किया है रेजो सर के ऐप से? नहीं, मॉड्यूल डाउनलोड नहीं होता। नहीं होता है, और डाउनलोड, उसको डाउनलोड करो, होता है डाउनलोड। क्योंकि जेपी में जितने बच्चे उनका तो डाउनलोड होता है, तो आप में भी डाउनलोड ऑप्शन होता होगा। आप एक बार चेक करिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। मॉड्यूल रेजो सर के ऐप से डाउनलोड होगा, उसको डाउनलोड करिए। ठीक है, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मेरा कल से मेरा फैकल्टी शेयर ऐप शुरू हो जाएगा, तो मेरे ऐप पे भी आने लगेगा मॉड्यूल। मेरे पास मॉड्यूल है लेकिन पिछले साल वाला 2019 वाला है। 2019 वाले से आपको फायदा नहीं मिलेगा, दिक्कत बस नहीं। ओके, बोलिए यस सर। अगले चले आपको ऑप्टिकल में आगे बढ़िए। क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल बोल रहा है। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आप अपना कॉपी निकाल लीजिए फिर से। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री खत्म हो गया है आपका। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री आपका खत्म हो गया है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करने जा रहे हैं फिर से आज की क्लास में। और हमने आपको पढ़ा दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए थे आपको अच्छे खासे। ग्राफ से रिलेटेड बातें भी कर ली थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में भी बातें कर ली थी, और मैंने फिर निकाल दिया था h - w से कम h, ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था। तो आज आगे बढ़ना है।
ठीक है ना बेटा यहाँ तक? यस सर। तो आप प्रियांशु पांडे भी आप इसको कर लीजिए यहाँ तक, मॉड्यूल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बना भी लीजिए, कॉपी को जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके सर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का हेडिंग दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बोर्स एटॉमिक मॉडल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, सुना होगा आपने, सुना है? यस सर। इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू ई होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, नहीं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल टू एन ई होता है। एन क्या है? एन क्या है बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ आयंस। Q इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस होता है। Q इक्वल टू एन इंटू ई। Q इज द चार्ज और n इज द नंबर ऑफ आयंस। सो Q इक्वल टू एन इंटू ई। Q इक्वल टू एन इंटू ई आप करेंगे, नंबर ऑफ आयंस बोलते हैं। ओके, यस सर। यस सर। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू एन ई। चलिए अब आइए थोड़ा सा आगे पॉइंट पे चलिए। कुछ आपने कभी कोलम्बिक फोर्स का नाम सुना है? कोलम्बिक फोर्स का नाम सुना है आपने? या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम सुना है? कोलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस सर। यस सर, दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो ये आपने कभी 10th वगैरह में पढ़ा भी होगा शायद। अगर दो चार्ज है प्लस Q1 Q2 प्लस Q1 Q2 and this is separated by a distance r, and this is separated by a distance r, जो फोर्स होता है F जो होता है, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, जानते होंगे आप। यस सर। फोर्स जो होता है, दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स। ओके, रिपल्सिव फोर्स जो होगा यहाँ पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square। Q1 Q2 by r square। There are two charges Q1 and Q2 separated by a distance r, then repulsive force equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square। बेटा ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1/4 pi epsilon naught को हम k का नाम देंगे। क्या देंगे नाम? k का नाम देंगे। तो 1/4 pi epsilon naught को हम क्या बोलेंगे? k Q1 Q2 by r स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू k Q1 Q2 by r स्क्वायर। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स इक्वल टू होता है k Q1 Q2 by r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो रिजल्ट आता है वो इतना आता है 9 इंटू 10 to the power 9। 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और साथ में आता है पर कूलम स्क्वायर। ये बात हमने पहले भी बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कहानी। तो दो चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, देयर आर टू सिमिलर चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, सिमिलर मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा जैसा कि आपने फिजिक्स में कभी सुना होगा, फोर्स का डायरेक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा, रिपल्शन होगा। दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। टू सिमिलर चार्ज रिपेल विद ईच अदर। ओके, ये बात समझ में आया? रिपल्सिव फोर्स याद करना है k Q1 Q2 by r स्क्वायर होता है, क्योंकि इसी की हमको आगे दोहरानी है। ध्यान रखने वाली बात है बेटा, अगर दो चार्जेज हैं, एक है प्लस Q1 और एक है माइनस Q2, तो इस फोर्स में दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पे फोर्स जो लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यहाँ पे फोर्स जो होगा वो कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और अट्रैक्टिव फोर्स किसके बराबर होगा? सेम वही, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो k Q1 Q2 by r स्क्वायर होगा। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेंगे, ये नहीं कि नेगेटिव कर दीजिएगा। नेगेटिव क्यों करिएगा? आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्या है? वेक्टर जहाँ पे एक मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसका डायरेक्शन होता है, उसको वेक्टर बोलते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं उसका।
साइन नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर स्केलर क्वांटिटी होता तब साइन भी लिखते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में साइन नहीं होता, पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखते हैं। एक मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसका डायरेक्शन होता है। तो साथ में डायरेक्शन तो ही अट्रैक्टिव फोर्स इज अ डायरेक्शन हो गया, रिपल्सिव फोर्स का भी मतलब डायरेक्शन ही हुआ। अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू आ गया k q1 q2 by r स्क्वायर, और रिपल्सिव फोर्स इक्वल टू भी आ गया k q1 q2 by r स्क्वायर। तो दो सिमिलर चार्ज हो या दो अपोजिट चार्जेज हो, फोर्स उतना ही होता है k q1 q2 by r स्क्वायर। तो बोलने का तरीका अलग हो जाता है, एक में फोर्स रिपल्सिव होता है और एक में फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो ये बात सबको समझ में आ रहा है क्या? k q1 q2 by r स्क्वायर, ओके, यस क्लियर है? यस सर। तो ये फोर्स दो चार्जेज के बीच में लगाने वाला फोर्स। Yes. उसके बाद आता है इसी के आगे, कुछ टर्म्स जानने जरूरी थे आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा। उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी का टर्म। सेकंड टर्म लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और विद साइन होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं, दो चार्जेज हैं q1 q2, एक q1 plus q2 इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आएगा प्लस k q1 q2 by r आएगा। देयर आर टू चार्जेस, सिमिलर चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, so पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू प्लस k q1 q2 by r। और अगर यही केस ऐसा होता कि दो चार्जेज ऐसे होते हैं जिसमें एक का चार्ज माइनस q1 होता और एक का चार्ज प्लस q2 होता, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता वो आता माइनस। माइनस में क्यों आता? क्योंकि यहाँ पे k होता और k के साथ माइनस q1 लिखते, प्लस q2 लिखते और डिवाइडेड बाय क्या लिखते? r। तो ये माइनस हो जाता, क्या हो जाता है ये? माइनस k q1 q2 by r हो जाता। और अगर यही तीसरा केस ऐसा होता कि दोनों चार्ज निगेटिव होता, मतलब माइनस q1 और माइनस q2 होता, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से प्लस हो जाता, k माइनस q1 और माइनस q2 और डिवाइडेड बाय क्या होता? r होता। इट मीन्स फिर से क्या हो जाता है? ये k q1 q2 by r हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का केस समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी अगर दो चार्जेस q1 q2 है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, देन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है k q1 q2 by r। अगर कोई चार्ज में एक चार्ज निगेटिव है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा k माइनस q1 q2 by r। और अगर एक चार्ज निगेटिव, दोनों चार्ज निगेटिव है, एक माइनस q1 एक माइनस q2, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा k q1 q2 by r। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? क्या बात सही बच्चों को क्लियर है? यस सर। Yes. बातें हमने आपसे करी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बातें करी, कूलम्बिक फोर्स के बारे में, जो टर्म्स यूज होना है हमारे लिए, तो उसी टर्म की बातें हम कर रहे हैं। अब मेरे पास कुछ बातें और है आपके लिए कहने के लिए। अगली बात हमें ये करने जा रहे हैं कि एक सर्कुलर मोशन में फोर्स कैसे निकलता है। अगर एक सर्कुलर मोशन, एक सर्किल है या एक कोई स्फीयर है और उस पर कोई भी पार्टिकल m मास का है और v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उसमें दो तरह का फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल होता है। सुना है नाम कभी आपने? Yes, sir. यस सर। सर्कुलर मोशन की थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं हम। सर्कुलर मोशन, क्योंकि हमारा एटम भी एक सर्कुलर मोशन की तरह ही होता है, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ घूमता है तो एक सर्कल बनाता है, एक स्फीयर बनाता है, स्फेरिकल बनाता है। कहानी वहीं से चलेगी। अगर मैं बोलूं कि एक ये है, एक सर्कल है आपका, जिसमें आपका एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है और सेंटर से उसका डिस्टेंस r है। तो इसमें फोर्स जो होगा वो कैसा होगा? एक सेंट्रीपिटल होगा और एक सेंट्रीफ्यूगल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होता है बताओगे आप? सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं? सर टुवर्ड्स द सेंटर। The center. सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे अवे फ्रॉम द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर। ये कौन सा वर्ड? टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे तो हम टुवर्ड्स द सेंटर भी बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल भी बोल सकते हैं। अभी तो एक ही फोर्स यहाँ पे दिख रहा है, अभी तक तो मैं एक ही फोर्स कंसिडर कर रहा हूँ। मैं उसको सेंट्रीपिटल बोलूँ या सेंट्रीफ्यूगल बोलूँ, अभी तो हमारी कहानी नहीं पता। अगर एक से ज्यादा फोर्स होता तो एक बाहर की तरफ लगता, एक अंदर की तरफ लगता,
तो हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का नाम देते। अभी तो मैं एक फोर्स का नाम दूंगा। तो यहाँ पे बताइए फोर्स क्या होगा। तो आप बोलेंगे mv²/r। आपने पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी एक ओमेगा होता है। ओमेगा नहीं ले रहे हैं हम, लिनियर वेलोसिटी के टर्म में बोलना चाह रहे हैं। तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा mv²/r। और अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो टुवर्ड्स द सेंटर वाला डायरेक्शन दे देंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अभी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो mv²/r होगा। फोर्स इक्वल टू कितना होगा, mv²/r। ये बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी नहीं पता। और अगर इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। इट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर। अगर सेंटर से दूर जा रहा है उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल, और अगर सेंटर के टुवर्ड्स जा रहा है तो उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल। तो ये फोर्स का दोनों का मतलब अभी तो मैं वही लेके चलूंगा कि यहाँ पे एक ही फोर्स है, तो दोनों में रिजल्ट वही होगा, mv²/r। mv²/r, इतनी चीजें आपको याद रखना। और उसके बाद एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। दोनों नाम सुना होगा आपने। बताइए लीनियर मोमेंटम क्या होता है? Sir, P is equal to mv. यस, लीनियर मोमेंटम जो होता है, थोड़ा सा फिजिक्स का टर्म है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है m इंटू वी, सॉरी, मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। और अगर एंगुलर मोमेंटम यहाँ लिखना होगा तो क्या होगा? mv/r। एंगुलर MVR. mvr। एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो mvr होगा। एंगुलर मोमेंटम mvr होगा और लिनियर मोमेंटम m इंटू वी होगा। लिनियर मोमेंटम m इंटू वी और एंगुलर मोमेंटम mvr होगा। ये इतने टर्म्स क्लियर है सबको? लिनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वगैरह सब क्लियर है? Yes, sir. Yes, अगर sir. ये पूरी कहानी क्लियर है तो अब मैं इसी से आगे लेके चलूंगा आपको, बोर्स एटॉमिक मॉडल की तरफ आपको लेके चलेंगे। इसी से हम आपको आगे लेके चलेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल की तरफ। बोर्स एटॉमिक मॉडल इसी से कहानी को आगे बढ़ाता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, और ये पूरी कहानी एक बार आपको लिखना चाहे तो लिख लीजिए सब लोग। यहाँ से लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्यू, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्यू इक्वल टू एनी कूलम्बिक फोर्स में हमने बोला कि दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो प्लस Q1 Q2 है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा K Q1 Q2/r²। और अट्रैक्टिव फोर्स होगा K Q1 Q2/r²। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें साइन के साथ लिखना होगा। अगर निगेटिव है तो निगेटिव लिखना पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। इसके बारे में बात, सर्कुलर मोशन में हम एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपको बताए, तो लिनियर मोमेंटम बताया, एंगुलर मोमेंटम बताया। ये सभी टर्म्स आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, इसमें हमें ज्यादा डिटेल में बात करनी नहीं है। तो अब हम शुरू कर पाएंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि इनकी जरूरत थी हमें, इसलिए मैंने इनको पहले बताया आपको। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो नेक्स्ट हेडिंग यही देना है आपको, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके, जैसे स्कूल के एग्जाम में भी खूब पूछते हैं ये, और आपने कभी शायद पढ़ा भी होगा, 9th 10th में शायद था ये, बोर्स एटॉमिक मॉडल था क्या? बोर्स एटॉमिक मॉडल का नाम कभी सुना है आपने? Yes, sir. Yes। 9th और 10th दोनों में पढ़ा है। 9th 10th दोनों में पढ़ा है, तो अच्छी बात है, आपको बहुत चीज पता होगा। चलिए मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बातें समझते हैं हम लोग, थोड़ी थोड़ी बातें समझते हैं, और उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करते रहेंगे आपसे। तो सबसे पहले तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का कुछ पॉस्टुलेट्स होता है। पॉस्टुलेट्स होता है। अब ये बात आती है पॉस्टुलेट्स क्या होगा। पहला पॉस्टुलेट्स ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। वो जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो उसमें एक फिक्स्ड रेडियस से घूमता है, फिक्स्ड स्पीड के साथ घूमता है, और उसमें जो जिस ऑर्बिट में घूमता है वो फिक्स्ड होता है। सब कुछ फिक्स्ड लेकर हम इलेक्ट्रॉन को घुमाते हैं। सब कुछ क्या लेकर घुमाते हैं हम? फिक्स्ड लेकर इलेक्ट्रॉन को घुमाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है, सबसे पहला पॉइंट ये होता है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एक सेकंड रुकना बेटा, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा आप लोग।
revolve around the nucleus. The electron, पॉइंट्स को ध्यान देते रहिएगा बेटा. The electron revolve around the nucleus. The electron revolve around the nucleus in fixed orbit. In fixed orbit. Fixed orbit को stationary orbit भी बोलते हैं. Stationary का मतलब उसी orbit में घूमेगा. Stationary orbit. Fixed orbit का मतलब stationary orbit भी होता है. तो electron revolve around the nucleus in fixed orbit with fixed radius, fixed energy या fixed velocity. Electron revolve around the nucleus in the fixed orbit, fixed radius, fixed velocity and fixed energy. मतलब कांस्टेंट एनर्जी, मतलब एक ही एनर्जी से वो घूमेगा. तो इस तरह से एसोसिएटेड विद फिक्स्ड एनर्जी. ये बात समझ में आ रहा है क्या? जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, मतलब वो अपने ही ऑर्बिट में घूमेगा और फिक्स्ड रेडियस में घूमेगा, फिक्स्ड वेलोसिटी में घूमेगा और उसका फिक्स्ड एनर्जी होगा. तो ये बातें उन्होंने बोर्स ने पहले पॉस्टुलेट्स में कही. इसका कारण क्या था, ये बात क्यों कही उन्होंने, इसको समझना. जैसे इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो वो रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा, और अगर रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा तो इसके कारण क्या होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा. और जब एनर्जी लॉस नहीं होगा तो इस बेसिस पे वो इलेक्ट्रॉन आराम से उसमें रिवॉल्व करता रहेगा. तो यहाँ पे एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो रही थी. एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो रही थी. जो फिक्स्ड रेडियस है उस रेडियस का नाम होगा बोर्स रेडियस. जो फिक्स्ड स्पीड है उसका नाम होगा बोर्स स्पीड. और एक फिक्स्ड एनर्जी है उसका नाम होगा बोर्स एनर्जी. और जो फिक्स्ड ऑर्बिट उसका नाम होगा स्टेशनरी ऑर्बिट. ओके, ये बात समझ में आ रहा है क्या? पहला पॉइंट Yes, sir. यस सर. जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, उसमें याद रखिएगा अपने ही ऑर्बिट में घूमता है, वो दूसरे ऑर्बिट में नहीं जंप करता है. जब दूसरे ऑर्बिट में जंप नहीं करता है तो रेडिएशन को इमिट नहीं करता है. फिक्स रेडियस मतलब अपने ही रेडियस से घूमेगा, वो ऐसा नहीं कम ज्यादा नहीं होगा, एक सर्टेन वेलोसिटी से घूमेगा और एक सर्टेन एनर्जी उस पर रखेगा. तो इस तरह से यहाँ पर रेडिएशन इमिट नहीं होगा. रेडिएशन इमिट नहीं होगा तो आपका एनर्जी लॉस नहीं होगा, और जब एनर्जी लॉस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में फॉल कर रहा था वो फॉल नहीं करेगा. दूसरा पॉइंट आता है, समझने वाली बात. दूसरा पॉइंट इन्होंने जो ऑब्जर्व करा था उसमें इन्होंने एक बात पाया था, बट इसको प्रूफ नहीं कर पा रहे थे उस समय. ये प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन, एक पॉइंट पाया था. जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. शायद सुना होगा आपने. एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट. ये पॉइंट उन्होंने पाया था एक्सपेरिमेंट के दौरान. एंगुलर मोमेंटम, इसको लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. एंगुलर मोमेंटम ऑफ, जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो उनको ये जरूरत पड़ रहा था. एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. ये सुना है आपने? mvr इक्वल टू nh/2π. स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? nh/2π. एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. इसको प्रूफ नहीं कर पा रहे थे. ये आगे जाकर प्रूफ हुआ है, डी ब्रोगली का जब कंसेप्ट आया तभी हम मैं प्रूफ कर दूंगा आपको कि mvr इक्वल टू nh/2π कैसे होता है. बोर्स ने ये बात लिखी दी थी. कैसे लिखी थी? क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट में ये चीजों की जरूरत पड़ रही थी बार बार, इसलिए उन्होंने ये लिख दिया था, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते. ये ड्रॉबैक में भी आता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π या क्वांटाइज. ये कैसे है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ही कुड नॉट एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. ही कुड नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे. तो इसका मतलब mvr इक्वल टू nh/2π. ये उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान एक पॉइंट आ रहा था, ये पोस्टुलेट्स में लिखना है. ओके, बोलिए सर. 2π की वैल्यू क्या होगी? 2π का 3.14 होता है, तो 2 इंटू पाई 3.14 इंटू 2 हो जाएगा. पाई तो 3.14 होता है, आप जानते ही होंगे. सर लेकिन वो तो इनफाइनाइट तक जाता है ना, मतलब काफी लंबा जाता है. 3.14. एक बात है, इरेशनल और रेशनल नंबर की हम बात कर नहीं रहे हैं. तुम्हें पता है 3.14414 ऐसे चलेगा, रिपीटेशन चलता है, रिपीटेशन चलेगा. 22/7 है, 22/7 इरेशनल नंबर होता है.
पाई एक इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर का मतलब ही होता है रिपीटेशन, नहीं? तो Yes, रिपीटेशन मतलब तो इरेशनल नंबर में आप 3.14 लीजिएगा, ये नहीं कि 3.4 रिपीटेशन तो लेते रहिएगा। आपको ही पता है 2 डिजिट डेसिमल के 2 डिजिट तक ही वर्क करते हैं हम लोग, 5 डिजिट 10 डिजिट थोड़ी देते हैं। तो तुम्हें इसमें कहने की जरूरत नहीं है, 3.14 लेना चाहिए। प्रियांशु, बात क्लियर है? Yes, sir. 3.14 ले जाएंगे, इरेशनल नंबर है पाई। तो आप जो बोल रहे हैं कि 3.1411414141 रिपीट करेगा सर, तो क्या करें? तो डेसिमल के 2 डिजिट तक काम करिए। पाई इज 3.14, लिख भी लीजिए आप, पाई 3.14 ही होता है। क्लियर है? पाई इज 3.14 लेके काम करिए। और एच जानते हो एन के बारे में, एन की अगर मैं बात करूं तो एन जो लेंगे वो 1 होगा, 2 होगा, 0 तो नहीं लेंगे वो, एन 0 तो नहीं होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट समझने वाली बात होगी। जैसे कभी इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होता है या डी एक्साइट होता है, तो वो इमिट रेडिएशन को करता है। ओके, बोलो बोलो। यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है फ्रॉम स्टेशनरी वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट, या इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू हायर स्टेशनरी ऑर्बिट टू लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट, तो ये एक रेडिएशन को इमिट करता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है ये बात? वन Yes, sir. इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अदर स्टेशनरी ऑर्बिट by absorbing energy and electron falls from higher stationary orbit to lower stationary orbit by emitting energy ओके। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जा रहा है तो इमिट करेगा एनर्जी को, और अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो डिफरेंस इन एनर्जी क्या होगा? डिफरेंस इन एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्बिट n1 टू n2 या n2 टू n1, डिफरेंस इन एनर्जी फ्रॉम n1 टू n2 और n2 टू n1 इज इक्वल टू होगा hc by lambda, इज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अगर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा, उस बेसिस पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होगा। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है कि जो एनर्जी मिलती है वो कैसे मिलती है? पैकेट के फॉर्म में। तो जो एनर्जी फोटोन का होता है वो hc by lambda होगा। तो एनर्जी डिफरेंस इन एनर्जी इज hc by lambda, दैट इज अ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूँ? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करके आएगा, मतलब एनर्जी को इमिट करेगा। और एनर्जी इमिट करने से मतलब क्या हुआ? स्टेशनरी ऑर्बिट बाय इमिटिंग एनर्जी, तो एनर्जी को इमिट करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं ये रेडिएशन इमिट होने वाली कहानी हो रही है। और रेडिएशन जब इमिट होता है तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स जाएगा, क्योंकि प्लैंक्स क्या कहता है कि जो एनर्जी मुझे लाइट सोर्स से मिलती है वो एक पैकेट के फॉर्म में मिलती है और एक बंडल के फॉर्म में मिलती है, इसको क्वांटा बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जब इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट होगा, तो क्या होगा? वो एक पैकेट के फॉर्म में ही होगा। कैसे होगा? पैकेट के फॉर्म में होगा। और अगर वो पैकेट के फॉर्म में हो रहा है और पैकेट भी कंटिन्यूअस मैनर में होगा, पैकेट भी ऐसा नहीं वो डिस्क्रीट मैनर में होगा, पैकेट एक कंटिन्यूअस मैनर में होगा, हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस एनर्जी है वो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होगा। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि फोटोन की एनर्जी hc अपॉन लैम्डा से निकाली जाती है, h न्यू से निकाली जाती है। सो डिफरेंस एनर्जी c के बराबर आने वाला है hc बाई लैम्डा के बराबर। ये 3 पॉइंट्स, ये पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल है। ओके, ये बात तीनों पॉइंट समझ में आया? बोर्स Yes, sir. एटॉमिक मॉडल के तीनों पॉइंट्स
अब अगर ये तीनों पॉइंट सही बच्चों को क्लियर है तो इसी के बाद हम लोग जानना चाहते हैं कि बोर्स का रेडियस कितना होता है, बोर्स का स्पीड कितना होता है, बोर्स की एनर्जी कितनी होती है। तो मैं अब ये जानना चाहूंगा क्योंकि मुझे ये जानने की जरूरत भी है और जानना भी चाहिए आपको, ये बहुत अच्छी बात भी है, जानना तो चाहिए। तो हमारा अगला यही टारगेट है, कैलकुलेशन ऑफ बोर्स रेडियस, बोर्स स्पीड एंड बोर्स एनर्जी। तो बारी बारी से हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, पहला कैलकुलेशन हमारा होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ बोर्स रेडियस। किसकी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं हम? बोर्स रेडियस की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ बोर्स रेडियस। क्लियर है? देखिए एक बार, अगर हम बोर्स रेडियस की कैलकुलेशन की बात करें तो ये आपका एक सर्कल है, जैसा कि आप जानते हो स्फेरिकल है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जिसका जिसका ये यहाँ से जो है ये आर रेडियस है और इसमें एक सर्टेन वेलोसिटी v है और इसका मास तो आप जानते ही हो, इसका मास भी अपना होता ही है, mv हो गया। तो इसमें ये वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ही घूमता है, न्यूक्लियस के बाहर ही तो घूमता है। ये कहाँ घूमता है न्यूक्लियस के बाहर? न्यूक्लियस यहाँ पे एक सेंटर बना है, तो इस यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? एटम का चार्ज कितना होगा? एटम का चार्ज होगा प्लस जेड इंटू ई। क्लियर है? जब ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो आर है, यहाँ पे न्यूक्लियस ही तो है और न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? जेड ई होता है। यहाँ पे चार्ज हो गया जेड ई। अब यहाँ पे देखोगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहे, अगर इस इलेक्ट्रॉन को घूमना है तो इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए दोनों फोर्स, देखिए दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगे और एक नीचे की तरफ भी फोर्स लगे और बराबर हो। अगर मान लो कोई भी ज्यादा हो गया तो खींच लेगा, अगर मान लो नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को नीचे खींचेगा, अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा। लेकिन अगर दोनों बैलेंस्ड है तो इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे दो फोर्स लगने चाहिए, लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? तो Yes. एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और एक सेंट्रीफ्यूगल होगा। तो अगर ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लगेगा? एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पे होगा अट्रैक्शन। तो सेंटर की तरफ कोलम्बिक फोर्स लगेगा और अगर सेंटर की तरफ कोलम्बिक फोर्स लग रहा है तो सीधी सी बात है ऊपर की तरफ क्या लगेगा? सर्कुलर मोशन का फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब यहाँ पे ये कहोगे, यहाँ पे इस रिजल्ट को देखते हुए अगर ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। और सेंट्रीपिटल फोर्स लगा कौन रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगा रहा है वो लगा रहा है कोलम्बिक फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कोलम्बिक फोर्स, एंड कोलम्बिक फोर्स इक्वल टू क्या होगा? दो चार्जेस हैं, एक प्लस जेड ई और एक ई है, तो के इंटू जेड ई इंटू ई, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो मैग्नीट्यूड लिखिएगा, तो के जेड ई इंटू ई अपॉन में आर स्क्वायर होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो एक सर्कुलर मोशन फोर्स होगा, सर्कुलर मोशन के द्वारा फोर्स होगा, फोर्स बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ, फोर्स बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ। तो ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? v स्पीड से मूव कर रहा है तो mv स्क्वायर बाई r होगा, और ये दोनों एक तरह से बराबर होंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि kz स्क्वायर बाई r स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया? mv स्क्वायर बाई r के बराबर। एंड दिस इज द रिजल्ट नंबर 1, दिस इज द रिजल्ट नंबर 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप चाहोगे तो। ये देखो r स्क्वायर r बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चा कह सकता है कि सर mv स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर कह सकता है बच्चा, जिसको पहला इक्वेशन मान सकते हो। और तुमने एक पोस्टुलेट्स पढ़ा था, सेकंड पोस्टुलेट्स क्या था? सेकंड पोस्टुलेट्स था एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, है ना? एम वी आर इक्वल टू क्या है? एन एच बाई 2 पाई,
है या नहीं, बोलो। तो ये Yes. दूसरा इक्वेशन है। तो पहले दूसरे से आप r को निकालना है आपको। तो पहले दूसरे से r को निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ से v निकाल लो, v निकाल कर और उसमें पुट कर दोगे तो r निकल जाएगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से v निकाल लो, v कितना आएगा, NH बाई 2 पाई इंटू m इंटू r हो जाएगा। और इसी को v को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, हमारे पास है mv स्क्वायर इक्वल टू kZe स्क्वायर बाई r है। फ्रॉम इक्वेशन 1 v रख दो यहाँ पे, m इंटू NH बाई 2 पाई mr कितना है ये, 2 पाई mr का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, kZe स्क्वायर बाई r। बोलो कितना आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा ना बेटा, m इंटू NH बाई 2 पाई mr का स्क्वायर इक्वल टू kZe स्क्वायर बाई r। तो यहाँ पे क्या करोगे, m इंटू होगा n स्क्वायर h स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, इधर हो जाएगा kZe स्क्वायर बाई r। तो बेटा ये एक r के तो एक r से उड़ा ही दो, एक m को एक m से तो उड़ा ही दो। इसका मतलब यहाँ पे जो r आएगा वो आएगा r इक्वल टू आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर। तो रेडियस, बोर्स रेडियस इतना होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर। ये याद कर लेना होगा आपको, ये रिजल्ट भी याद करना होगा, ये याद करना होगा आपको। ये इसको बोलते हैं बोर्स रेडियस, ये बोर्स का रेडियस, ये क्या है, बोर्स रेडियस। और बोर्स रेडियस होता कितना है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर। देखो ये रिजल्ट तो पहला याद करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा बट सिंप्लीफाई तो करना ही चाहिए। देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, तो h कांस्टेंट है, h होता है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34, पाई 3.14 होता है। इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1, 10 पावर माइनस 31 kg होता है। के भी पता है आपको, 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90। तो जब इन सब को रख दोगे, इन सब को रिजल्ट रखोगे तो r जो आएगा वो आएगा 0.529 n स्क्वायर बाई z। और ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। फोर्स रेडियस इतना होता है 0.529 n स्क्वायर बाई z, 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और z क्या है, एटॉमिक नंबर है। लेकिन एक चीज और भी है यहाँ पे बेटा, जो बातें मुझे पहले लिखनी भी चाहिए था। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, सिंगल के लिए होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक होगा। बात सुनना, फिर से समझना। देखो जब बोर्स ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो हाइड्रोजन लैंप लेके किया था। तो हाइड्रोजन लैंप मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पे ही काम करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन एक होगा। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम प्लस 2 में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम प्लस 3 में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन पे ही काम करेगा। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये बात लिखनी जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करेगा। ये बात समझ में आता है क्या, बोलो। बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जैसे में He प्लस, जैसे में लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3 etc। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इसी पे एप्लीकेबल होगा, अन्यथा और किसी चीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात है, बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक।
हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक, जैसे He+ हो गया, Li+2 हो गया और Be+. ओके, बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Bohr's atomic model is applicable only for single electron system और हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक, He+, Li+2 और Be+. तो R इक्वल टू कितना होता है? 0.529 n²/z. R कितना होता है बेटा? ये फॉर्मूला याद करिए, 0.529 इंटू n²/z. सिंप्लीफाई 53 भी ले सकते हो। ये एंगस्ट्रॉम में है, जिसमें मैं बोल रहा था n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और z क्या है? एटॉमिक नंबर। लेकिन एटॉमिक नंबर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ही काम करेगा। जैसे He+ के लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 होगा। Li+2 के लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा? 3 होगा। He+3 के लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा? 4 होगा। ऐसे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे काम करेंगे। क्या बात सही बच्चों को समझ में आ रहा है? बोलो। तो बोर्स रेडियस कितना होता है? 0.529 n²/z। बताइए, समझ में आया ये बात? R इक्वल टू कितना होगा? 0.529 n²/z। ये याद कर लो, इसी से क्वेश्चन बनाया जाएगा, इसी से क्वेश्चन बनाया जाएगा। कभी कभी हमने आपको बोला तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्यों याद करना है आपको, ये भी तो सोच रहे होंगे आप। ऊपर वाले फॉर्मूला में कुछ बातें पूछ देता है, कभी कभी पूछ देगा कि बोर्स रेडियस जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कैसे होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कभी कभी ये पूछ देता है कि बोर्स रेडियस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो E² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए मैंने बोला इसको याद कर लीजिए। रेजोनेंस के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, रेजोनेंस के एग्जाम में आता है। ऐसे तो कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन तब भी हम एक बार याद कर ले, इसको भी याद कर ले, ऊपर वाले फॉर्मूला को भी क्या करें, एक बार याद कर ले, ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी एक बार याद कर ले। हमें लगता है याद करने में कोई मुश्किल काम हो जाएगा, आप याद ही नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा, याद तो कर ही सकते हो। तो n²h²/4π² और R इक्वल टू मेन फॉर्मूला यही है, 0.529 n²/z। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और z क्या है? एटॉमिक नंबर है। और वो एटॉमिक नंबर किसके लिए होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होगा। जैसे Li+ है तो एटॉमिक नंबर 3 होगा, He+ है, Li+2 है तो एटॉमिक नंबर 3 होगा, He+ है तो एटॉमिक नंबर 2 होगा। सिर्फ हीलियम के लिए काम नहीं करेगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम नहीं करेगा। ओके, ध्यान रहने वाली बात है, बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है। तो R इक्वल टू कितना हो गया? 0.529 n²/z, और यूनिट क्या होगा? एंगस्ट्रॉम होगा। ओके, जैसे मैं बारी बारी से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करते चलिए। जैसे मैंने बोला है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि कैलकुलेट द बोर्स रेडियस, कैलकुलेट द बोर्स रेडियस फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+ आयन, फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+ आयन, थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+ आयन, थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+ आयन, क्या होना चाहिए? थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+ आयन, तो रेडियस कितना होगा? बताएं। सर 2.385 एंगस्ट्रॉम। तो सही है, देखो ठीक होगा, इसमें तो सॉल्यूशन आसान है। R इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.529 n²/z, ये आ जाएगा 0.529 n कितना है? 3 का स्क्वायर, और z कितना होगा? He+ के लिए Z2 होगा ना। यहाँ पे आप R इक्वल टू क्या लिखोगे? 0.529 इंटू 9/2, इसको सॉल्व करने के लिए 0.53 ले लो, इंटू 9/2 कर दो। बच्चा यहाँ पे कर सकता है 0.265 इंटू 9, तो ये 9 × 5 = 45 हो गया, 54 और 4 58, 18 और 5 23, तो ये आपका आ जाएगा 2.385 एंगस्ट्रॉम, 2.385 एंगस्ट्रॉम। ओके,
यस सर। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने बोला कि फाइंड डिफरेंस इन बोर्स रेडियस, डिफरेंस इन बोर्स रेडियस of second orbit या third orbit of helium plus ion, third orbit of helium plus ion, the find difference in Bohr's radius of third orbit of helium plus ion and second orbit of lithium plus 2 ion in terms of first orbit of hydrogen atom, in terms of first orbit of hydrogen atom. And the first orbit of hydrogen atom, the radius is radius of first orbit of hydrogen atom is equal to r naught, is equal to r naught. Radius of first orbit of hydrogen atom is equal to r naught. So find difference in Bohr's radius of third orbit of helium plus and second orbit of lithium plus 2 ion in terms of first orbit of hydrogen atom. Radius of first orbit of hydrogen atom is equal to r naught. क्वेश्चन में गिवन है, तो इसी के टर्म में मुझे उसका आंसर भी चाहिए। सही बच्चे बताएं। आपको ये वाला वीडियो YouTube पे अवेलेबल होगा, ये वाला आज की जो क्लास की वीडियोस है वो YouTube पे आपको मिल जाएगा। मतलब आज जिन बच्चों को जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वो एक बार उसको रिकॉल कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, एक बार आप उसको रिवाइज करने के लिए, मतलब एक बार आप जो आपने सुना अभी उसको फिर से आप एक बार अगर आप सुनना चाहें तो आप YouTube पे जाकर सर्च करके, सर्च क्या करना है मैं आपको शायद लिंक कभी भेजा होगा, उसी लिंक पे जाइए और एक बार देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नहीं सब्सक्राइब करने से फायदा आपको मिलेगा, न्यू वीडियोस आपको पता चलते रहेंगे कि कब कब आ रहा है। ओके, सब लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को पढ़िए, ऑनलाइन और जगह से पढ़िएगा, यूट्यूब पर और जगह से पढ़िएगा तो उतना सीक्वेंस नहीं मिल पाता है, सीक्वेंस रैंडम रहता है, बहुत अच्छे सीक्वेंस नहीं मिल पाता है। Sir, 1.232 angstrom by r naught. प्रियांशु पांडे, आपका आंसर आ रहा है 1 पॉइंट कितना आ रहा है? प्रियांशु सर प्रियांशु का। प्रियांशु 11th बैच A1 8497, ये 8497 इज रोल नंबर? सर स्कूल का एडमिशन नंबर है। ओके ओके, एडमिशन स्कूल का हुआ है। अच्छा, ये तो स्कूल में छुट्टी चल रहा होगा आप लोगों का? नहीं सर, स्कूल चल रहा है। समर वेकेशन अभी नहीं हुआ है? क्या चीज सर? समर वेकेशन होता होगा ना आप लोगों का? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। मतलब होने वाला होगा, 15 तारीख से शायद हो जाएगा। यस सर। समर वेकेशन ही चल रहा है, और क्या आप लोग घर पे ही हो तो समर वेकेशन ही है सब, कहीं जाना है नहीं, समर वेकेशन ही है। अब वही है कि स्कूल वाले क्लास नहीं लेंगे तो पूरी तरह समर वेकेशन मस्ती हो जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले तो आपने जो बताया आंसर 1.013 समथिंग कुछ बताया आपने, ठीक है, सही होगा आपका, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, एक बार और बच्चे देखने चाहेंगे तो देख लें, और बच्चे ऋषभ आयुष्मान वगैरह देखें एक बार, और कुछ बताना चाहें, अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो बताएं। चलिए अब मेरे साथ देखिए, आप सभी लोग मेरे साथ देखें, धीरे धीरे बातें समझ में आएगी आपको। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है, तो अगर हाइड्रोजन एटम के लिए हम रेडियस की बात करें तो क्या होगा? R इक्वल टू 0.529
फर्स्ट ऑर्बिट और n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर इज 1, जेड इज 1। इसका मतलब ये कितने के बराबर है, आर नॉट के बराबर। इसका मतलब मुझे क्या मिला, आर नॉट जो है वो 0.529 के बराबर है, 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो 529 एंगस्ट्रॉम को हम आर नॉट लिख लेंगे। ये कहने का मतलब यही हुआ। अब आइए पहले हीलियम प्लस के लिए रेडियस देखें। हीलियम प्लस के लिए रेडियस कितना होगा, अब बोलिएगा 0.529, थर्ड ऑर्बिट है ना, तो 9/2 होगा। इसको आप लिख सकते हो 9 R0/2। तो 0.529 को R0 बोलते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन। R ऑफ लिथियम प्लस 2 0.529, और यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 है, n स्क्वायर मतलब 4 हो गया, 4/3, ये 4R0/3। एंड डिफरेंस क्या आएगा, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यह आएगा 9R0/2 माइनस 4R0/3। ये बच्चे अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये 6 होगा, ये आएगा 27R0 और ये 8R0, 19 8 27 होता है, 19R0/6 होगा। आंसर यहाँ पे इतना है, 19/6 इंटू R0। 19/6 को आप 19/6 छोड़ सकते हैं या फिर आप 3.17 लिख सकते हैं, 3.17 R0। चेक करिए क्या क्वेश्चन समझ में आया। सर अगर रेडियस का डिफरेंस निकाल के उसको R0 से डिवाइड करते तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, तब सही नहीं बैठेगा, वो गलत है। फिर R0 से डिवाइड करके क्या फायदा, जब हमें इतना आसान कैलकुलेशन मिल रहा है तो उससे भी वही आंसर आएगा, लेकिन हमको कैलकुलेशन आसान मिल रहा है। 0.529 को R0 बोलने के लिए खुद कह रहा है क्वेश्चन, तो R0 के टर्म में क्यों नहीं बता, फिर R0 से डिवाइड करके मेहनत करने वाली बात होगी ना, फिर तो मेहनत करने वाली बात है। मेहनत क्यों करोगे आप, फालतू है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फालतू है ना, मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है ना। आप सोचिए थोड़ा सा, मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है ना, ओके सर। इसलिए आप उसका काम मत करिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करिए, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और करिए। क्वेश्चन कहता है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R0। रेडियस ऑफ, ये वाला क्वेश्चन आपको आपके मॉडल में मिलेगा। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is R0, then R1 minus R5 in terms of R0 is, in terms of R1 minus R5 for hydrogen atom, यानी लिख लीजिएगा R1 minus R5 for hydrogen atom। R1 minus R5 नहीं, R5 minus R1 कर लीजिएगा, R5 minus R1 for hydrogen atom in terms of R0, in terms of R0। इसको बनाओ तो, ये आसान क्वेश्चन दिया मैंने, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने दिया है। 4R0 कितना आ रहा है, 4R0। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि 0.529 R0 के बराबर होगा। ये R5 का मतलब क्या है, फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यस। R5 का मतलब फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और R1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। 5 और 5 का मीनिंग क्या है, फिफ्थ ऑर्बिट, और 1 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट। R5 माइनस R1। और पहले तो आप रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखिए, तो R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R0, मतलब ये आ गया 0.529 इंटू 1/1, और ये किसके बराबर है, R0 के बराबर। इसका मतलब R0 कितना आ जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। R0 कितना आ जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। R5 निकालना है, R5 कितना हो गया, 0.529 n स्क्वायर 25 25/1। सर 24.47 R0। अभी देख लेते हैं, ये आ जाएगा 0.529 इंटू 1/1। इसको आप लिख सकते हो 25 R0, और इसको लिख सकते हो R0। R5 माइनस R1, 25 R0
माइनस आर नॉट, सिर्फ 24 आर नॉट होगा। फिर यहाँ पे 24.7 क्यों आ रहा है? सिर्फ 24 आर नॉट होगा ना। अरे 0.529 आर नॉट है ना यार, 0.529 आर नॉट, 0.529 की जगह पे आर नॉट डायरेक्ट लिखो ना। तो R5 कितना आ गया? 25 आर नॉट, और R1 कितना हो गया? आर नॉट। तो 25 आर नॉट माइनस आर नॉट 24 आर नॉट नहीं होता है। इसमें मुझे समझाना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं तो ऐसे करो ना, यही तरीका यूज करो। फिर आप 0.529 को हटाने के लिए तो मैंने पहला ये चीज दिया है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज आर नॉट। ये देने का क्या पर्पस है मेरा? इस 0.529 की जगह पे आर नॉट लिख पाओ आप, वही पर्पस है हमारा। अंदर 24 आर नॉट। तो ये वाला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में मिलेगा। ओके, तो बना पाइएगा, थोड़ा सा समझिएगा तो बना पाइएगा। अगर आपको समझ नहीं आया है आपका, एक बार यूट्यूब फिर इसको सर्च करके देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बोर्स स्पीड की। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ बोर्स स्पीड। बोर्स स्पीड का कैलकुलेशन तो कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है। यहाँ पे अपने आर कितना निकाला, बोर्स रेडियस कितना आया था? आपने कहा था n स्क्वायर h स्क्वायर आया, 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर आया था, यही आर आया था ना। ओके, और इसी को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। किस में पुट करोगे? जहाँ पे v रखा होगा वहीं पे पुट कर दो ना। ऊपर में एक इक्वेशन होगा v इक्वल टू कुछ, v इक्वल टू कुछ लिखा होगा ना कहीं पे, v इक्वल टू NH/2 पाई mr। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। putting these values in equation 2, putting r in equation 2 क्या आया था? v इक्वल टू द NH/2 पाई mr। चेक करो भाई, यही तो था, v इक्वल टू NH/2 पाई mr। क्यों नहीं रख दो इसमें? तो ये NH हो गया 2 पाई mr। 2 पाई mr का मतलब क्या है? 2 पाई इंटू m, r के जगह पे क्या रखोगे? 4 पाई स्क्वायर m के जेडी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ रहा है? सॉरी, r के जगह पे उल्टा लिखा गया, n स्क्वायर h स्क्वायर पहले होगा ना, n स्क्वायर h स्क्वायर, और ऊपर जाके ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m के जेडी स्क्वायर। एक NH खत्म, एक 2 पाई से ये 2 पाई, ये m खत्म। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई NH। v इक्वल टू ये फॉर्मूला याद कर लो, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई NH। इससे फायदा तुमको क्या मिलेगा? कभी कभी ये पूछ देता है कि जो स्पीड होता है, बोर्स स्पीड, वो इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो आपको क्या बोलना होगा? इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड नहीं करता है। बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? v जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड नहीं करता। इसको भी याद कर लीजिए आप, इसको भी क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। अब आपको पता है कि पाई कांस्टेंट है, पाई इक्वल टू 3.14 होता है। k कांस्टेंट है, k होता है 9 इंटू 10⁻9। h कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻−34, और e कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻−19। तो यहाँ से जो v आएगा, यहाँ से निकालोगे तो v आएगा 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। ये वाला एक फॉर्मूला हो सकता है, v स्पीड इज इक्वल टू, बोर्स स्पीड इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। और इसी को कोई लिखना चाहेगा तो 2.1 इंटू 10⁻8 Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, Z/n क्लियर है? ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या?
यस सर। ये लिख लो पहले आप, ये दो फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। एक तो वो बड़ा सा फॉर्मूला 2 पाई के जेडी स्क्वायर बाई एन। कभी कभी क्या करता है ना कि पूछ देता है जो फोर्स रेडियस होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो बोलना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंडिपेंडेंट होता है, तो वो फॉर्मूला याद रहने से आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे v का फॉर्मूला आंसर क्या आया 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एल। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, जैसे क्वेश्चन मैंने दिया और बोला कि फाइंड बोर्स स्पीड, फाइंड बोर्स स्पीड ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। ये मैंने पूछा, बोर्स स्पीड ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। तुरंत बन जाएगा v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन। जेड कितना है 3/3, यह आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक No, क्वेश्चन लास्ट, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, if Bohr's speed of first orbit of hydrogen atom, if Bohr's speed of first orbit of hydrogen atom is v naught, then find v3 minus v2 for hydrogen atom in terms of v naught, in terms of v naught. If Bohr's speed of first orbit of hydrogen atom is v naught, then find v3 minus v2 for hydrogen atom in terms of v naught. इसको लास्ट करके आप आज का क्लास यहीं पे खत्म होगा। ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, आंसर बता दीजिए। और सर 1 v naught, कितना आ रहा है 1 v naught। 1 v naught मैंने v3 अगर हम निकालेंगे तो पहले तो हम ये निकाल लें कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम v1, ये आ गया 2.18 इंटू 10⁻6 1/1, और इसको बोल रहा है v0। मतलब ये वाला रिजल्ट जो है ना v0 के बराबर है। तो v3 अगर निकालेंगे तो बच्चा निकालेगा 2.18 इंटू 10⁻6 और जेड बाई एन, तो 1/3 हो गया। इसका मतलब इसको लिखेगा v0/3 लिखेगा। और v2 जब निकालेगा तो ये आएगा 2.18 इंटू 10⁻6 1/2, तो ये आ जाएगा v0/2। और जब आप डिफरेंस लिखोगे तो v0/3 और माइनस v0/2, इस डिफरेंस को आप 6 यहाँ पे बोलोगे तो 2v0 माइनस 3v0 आएगा, ये माइनस v0/6 आएगा। माइनस आ रहा है तो उल्टा लिख लेना चाहिए, v2 माइनस v3 कर लीजिए, माइनस का संभावना खत्म हो जाएगा। डिफरेंस पॉजिटिव ही बोलते हैं ऐसे, v2 माइनस v3, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, तो v2 माइनस v3 कर लीजिए। क्या कर लीजिए v2 माइनस v3 कर लीजिए, ये समस्या खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा v2 माइनस v3। तो v2 माइनस v3 में आपको क्या करना पड़ेगा, v0/2 माइनस v0/3, और ये आ गया 6, 3v0 माइनस 2v0, आंसर कितना आ गया v0/6। आंसर आपका v0 कैसे आ रहा था, आप n/z लगा रहे थे z/n लगा रहे थे? सर n/z। आपने n/z कर दिया, z/n होता है ना, याद रखिए z/n रहता है। तो ये Yes, आज sir. का क्लास खत्म हुआ आज का। आप क्या करिएगा, आप अपने मॉड्यूल में थोड़ा सा आपको मेहनत खुद से करना पड़ेगा। आप अपने मॉड्यूल में जो जो क्वेश्चंस बोर्स स्पीड का होगा और बोर्स रेडियस का होगा उसको छाट के बना लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा कौन सा क्वेश्चन बोर्स स्पीड का है और कौन सा क्वेश्चन बोर्स रेडियस का है। तो सेक्शन सी वाला पार्ट करेंगे आप, सेक्शन सी वाले पार्ट में खोजिएगा आप, सेक्शन सी वाले पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 उन दोनों में ये क्वेश्चन खोजिएगा कि जहाँ पे बोर्स रेडियस का क्वेश्चन होगा वो बनाइएगा और बोर्स स्पीड का जो क्वेश्चन होगा उसको बनाइएगा। सेक्शन सी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये काम आपका। नेक्स्ट क्लास हम आपसे आगे की बात करेंगे। ओके, ठीक है, यस सर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।